संख्या 107 पेज 107। भारतीय संस्कृति का जीवन मूल्य, जीवन के साथ व्यवहार में भारतीय संस्कृति की परम उपलब्धियां। किसी संस्कृति के जीवन मूल्य की जांच करने के लिए हमें उसकी 3 शक्तियों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उनमें से पहली है जीवन संबंधी उसके मौलिक विचार की शक्ति, दूसरी है उन रूपों, प्रकारों और गति छंदों की शक्ति जो उसने जीवन को प्रदान किए हैं, अंतिम है उसके उद्देश्यों की प्राणवंत कार्यान्विति के लिए प्रेरणा, उत्साह और शक्ति जो उसके प्रभाव में फलने फूलने वाले मनुष्यों के तथा समाज के वास्तविक जीवनों में अभिव्यक्त होती है। ये पहले भी अपने किया था। हाँ। ये 3 जो मानक हैं जिसके ऊपर किसी भी संस्कृति को जांचना चाहिए। कसौटी क्या है कि कोई संस्कृति ऊंची है या कितनी हाई है या क्या है। तो सबसे पहले तो वो मूल उद्देश्य, उसका कंसेप्शन क्या है। एक आदमी छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ने की कहता है और वो कहता है हाँ मैं चढ़ गया, देखो मैं सफल हुआ। दूसरा माउंट एवरेस्ट का लक्ष्य रख रहा है, उसके अंदर दोनों के अंदर आप उसकी सफलता या विफलता या जो भी है, पहले ये सेंस होने की आवश्यकता है कि उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो पहला मानक संस्कृति के जीवन मूल्य, उसके जीवन मूल्य का जो पहला मानक इसके अंदर होना चाहिए कि जीवन संबंधी उसके मौलिक विचार की शक्ति। मूलभूत विचार क्या है। पांडिचेरी जाएं, सारे रूपों को देखें, पर फिलोसॉफी नहीं समझे श्री अरबिंदो की, तो रूप से तो हम नहीं समझ पाएंगे। फिर बाद में विचार मेरे बड़े ऊंचे हैं पर कर्म मेरे उसके अनुरूप है नहीं, तो उसकी बजाय तो वही व्यक्ति ज्यादा सफल है जो अपने उद्देश्य को जितना रखता है उतने अपने उस तरीके से कर्म करता है। तो दूसरा स्टैंडर्ड है किसी भी संस्कृति के जीवन मूल्य को जांचने का, वो रूप, प्रकार और गति छंद, जिसके अंदर की उसने अपनी जो मूल अवधारणा है, मौलिक विचार है, उसको ढाल दिया। तो भारतीय संस्कृति के जितने भी रूप हैं उनको समझने के लिए जब तक फंडामेंटली आप इसकी बात को, इसके मूल तत्व को नहीं जानो, इसलिए अपन ने संगीत को, साहित्य को, इनको इस पुस्तक में जो अभी पढ़ रहे हैं इसके अंदर इसका विवेचन नहीं, मूल ढांचा, मूल पुकार, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। जबकि दूसरा जो टाइटल अपना है वो भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता, उसमें सारी चीजें आ गई, पर इसका जो मूलभूत ढांचा है इसके आधार पे कि आपकी संस्कृति का मूल ढांचा ये है। अब तो संगीत है, साहित्य है, कला है, जितनी भी सारी है, राजनीति है, वो उसको समझने के लिए मूल पुकार, इसके सारे जितने भी रूप हैं उसका केंद्र बिंदु ये है। तो पहले तो मूल विचार आपका कितना ऊंचा है, आपने खाली अपने मूल विचार, और इस धारणा के ऊपर अब श्री अरविंद एक एक संस्कृति की तुलना करेंगे। तो जब तक भारतीय संस्कृति के मूल को हम नहीं समझते, ये तुलना में भी प्रवेश करना मुश्किल रहेगा। फिर बाद में मैंने अचीवमेंट एक समय किए, पर एक ऐसा समय बीच के अंदर आया, मैं तो छुई मुई हो गया साहब, मैं तो ठंड नहीं सहन कर सकता, गर्मी नहीं सहन कर सकता, ऐसा काल नहीं सहन कर सकता, आक्रमण नहीं सहन कर सकता। तो वो भवन आपका कोई बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं रहने वाला। तो आप पे जितने आघात होते हैं और होते हैं, उसके अंदर अपने नए रूप पैदा करना और अपने आप को बनाए रखना। तो तीसरी शक्ति जो है इसकी है वो एडेप्टेबिलिटी, अपने आप की अनुकूलनशीलता। तो अंतिम है उसके उद्देश्यों की प्राणवंत कार्यान्विति के लिए प्रेरणा, कि हमेशा ही आप में ये अपने आप को बनाए रखने की उत्साह और शक्ति जो इसके प्रभाव में फलने फूलने वाले मनुष्यों के तथा समाज के वास्तविक जीवनों में अभिव्यक्त होती है।
तो और जो दूसरी संस्कृतियां हैं उनके तो आपको अवशेष मिलते हैं और कुछ के तो अवशेष भी नहीं मिलते, खत्म। समय के कारण कोई चीज अपने आप को बना नहीं पाई, रख नहीं पाई, अपने समय पे बड़ी महान रही हो, आज उनके अवशेष भी नहीं है। कितनों के तो कोई कोई के अवशेष हैं। साहित्य भी सारों का उपलब्ध नहीं है, कुछ कुछ का है, जिसमें श्री अरविंद कह रहे हैं ये 4 अगर बचे रहे तो भी उनके लिए और कोई इतिहास बचा रहे या नहीं बचा रहे उसकी आवश्यकता नहीं है, ये पर्याप्त है। अब इसके अंदर जो एडेप्टेबिलिटी है इसका आप देखिए कि और जहां आपके भौतिक युग आया आपका, ये इस संस्कृति ने सबसे पहले जब इंट्यूशन का समय, वेदों का आविर्भाव हो गया, धीरे धीरे मानसिकता जब आई, उसके अंदर उपनिषद हैं और ग्रंथ हैं, फिर बाद में षड्दर्शन का आ जाना, आपके पुराणों का आ जाना, सारी चीजें ये आते रहना, फिर बाद में मानसिकता के बाद धीरे धीरे प्राणिक स्तर के ऊपर जब आ जाती है तो कालिदास आ जाता है, कालिदास की अभिव्यक्ति हो गई, और ज्यादा मानसीकरण वगैरह, फिर इसके अंदर और कितनी चीजें आ जाती है, गीता भी आ जाती है, सारी को सिंथेसाइज करती है ह्यूमन मेंटेलिटी के आधार के ऊपर। फिर धीरे धीरे यूं आप करके प्राणिकता से और नीचे आते जा रहे हो, जड़ तत्व तक आ गए। यहां मां श्री अरविंद आ गए, जो दिव्य जीवन का कैसे आलोक आएगा वो पद्धति ले आए। तो जो मूल संकल्पना वेद की थी, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, वो आज के युग के अंदर नए तरीके से श्री अरविंद ने उसी की परिणति यहां कर दी। वेद में जो चीज शुरू हुई, अगर श्री अरविंद न हो तो इसकी परिणति भी नहीं हो रही। तो ये संस्कृति ने जो भी युग आए, आप चाहे युग चक्र के तरीके से देखो इसको, चाहे मानव विकास जिसका क्रम की सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट के अंदर वो बता रहे हैं कि पहले ये युग आता है, फिर अलग अलग एजेस आती हैं, किसी भी दृष्टिकोण से देखो तो इसका किसी का भी आपको आकलन करना है तो ये मानक है। इन मानकों के आधार के ऊपर अब फिर बाद में, जैसे पहली चीज थी जीवन की मौलिक अवधारणा क्या है, अब ये इसमें कंपेयर कर रहे हैं जीवन की मौलिक अवधारणा यूरोपीय एवं भारतीय। अब इसके अंदर यूरोपीय कहते ही आप ये कहेंगे भारतीय तो ऊंची अवधारणा है, यूरोपीय वाली में इतना है नहीं। और जोरदार बात है कि हमारी सारी चीजें यूरोप की ही चीजों से, और दूसरों की छोड़िए, हम जो हैं जो उसके संपर्क में, तो भी थ्रू एंड थ्रू हम प्रभावित खाली इसी से हैं। तो पहले तो हम इसको समझें क्यों इतनी ये मेस्मराइजिंग है, इसके मूल में क्या चीज है जो भगवान ने इसको इतना फ्लरिश करने का मौका दिया है। अगर उसके रहस्य को, उसके सत्य को नहीं जानते तो भारतीय को तो जानने का मतलब ही क्या है। हमको ये जानना पड़ेगा कि क्यों यूरोपीय वाली में क्या चीज है, उसको हम ये देखें, उसके अंदर आत्मा का क्या सत्य हो सकता है, भारतीय चीज उससे क्यों आगे चली जाती है। ये इसमें मौलिक अवधारणा अब ये आ गई, इसका कंपैरिजन आ जाएगा। जीवन की मौलिक अवधारणा यूरोपीय एवं भारतीय। यूरोप की जीवन संबंधी अवधारणा से हम भारत में अब खूब परिचित हैं, क्योंकि हमारा वर्तमान चिंतन और प्रयास उस अवधारणा की उपस्थिति से जहां ओतप्रोत नहीं, वहां कम से कम उसकी छाया से आच्छन्न अवश्य है। हाँ, पर ये बात तो श्री अरविंद कब कह रहे थे? अरे तो 1912-13 की बात है, तो 2024 में तो कुछ ज्यादा ही है। तो इसलिए उसमें आज देखने में, खैर दोनों साइड से, पॉजिटिव तरीके से और नेगेटिव, दोनों में अंतर है। उस समय भारतीय संस्कृति की कोई स्वीकार्यता नहीं थी। आज इसके रूपों की पूरे विश्व में स्वीकार्यता है, चाहे इसका वेद ले लो, चाहे कला ले लो, साहित्य ले लो, संगीत ले लो, कोई भी चीज ले लो, इसका धर्म ले लो। पर जो यूरोपीय रंग की बात है वो भी अब थ्रू एंड थ्रू है। तो दोनों ही तरीके से है ये। तो वो जिस समय लिख रहे थे, आज अगर यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हो, उपयोगितावाद की बात करते हो, तो वो तो भयंकर है, अब तो नस नाड़ियों में है, अब तो कोई दूसरी बात सोचने को ही नहीं है। ये तो और दूसरे तबके की बात छोड़ो, जो मास रीजन से जुड़े लोग हैं उनको ही नहीं पता, कन्विक्शन ही नहीं है जीवन में कि ऐसा जिया जा सकता है क्या। तो जहां प्रकाश की आशा है वहीं नहीं दिख रहा, तो और तो कहीं हो ही क्या सकता। आगे कारण हम उसके कुछ अंश को आत्मसात करने के लिए, यहाँ तक कि अपने आप को
और विशेषकर अपने राजनीतिक, आर्थिक और बाह्य आचार व्यवहार को उसके रूपों एवं गतिज छंदों के किसी प्रतिरूप में ढालने के लिए निरंतर कठोर प्रयास करते रहे हैं। वेस्ट के किसी अंश को आत्मसात करने के लिए, यहाँ तक कि अपने आप को विशेषकर मतलब बाह्य आचार विचार सबके साथ में हम उसके वेस्ट के रूपों एवं गति छंदों के रूप में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास का सारा तो उन्होंने ले लिया। हाँ, देश आजाद होने के बाद में सारी की सारी चीज तो उठा ली वहां से, और प्रयास क्या कर रहे हैं? सारा संविधान सब चीजें वही पहले प्रधानमंत्री वो ये कह रहे हैं मैं तो गलती से यहाँ हो गया, बाकी तो मैं बुद्धि से तो वहीं ब्रिटिश हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि आज के जो ये आपके मंदिर हैं ये भाखड़ा नांगल वगैरह हैं, और रुड़की में जाके वो भाषण देते हैं कि मैं तो एनवी करता हूँ आपको, मेरे को ईर्ष्या होती है आपसे। तो इस तरीके की तो हमारी टोटल विचारधारा है। और आज तो एक्सेंट भी वही, आप शहरों में चले जाओ वो कोशिश ये करते हैं इंडियन एक्सेंट नहीं इंग्लिश का एक्सेंट भी आपके वो हो, तो प्रतिरूप नहीं, आप तो हू बहू। व्यापार कौन से तरीके से करना चाहिए वहां से कोई साहब बुलाओ, पुस्तकें कौन सी ठीक है उनकी वाली ठीक है, ये वाली कौन सी ठीक है ये वाली ठीक है। अब तो थ्रू एंड थ्रू हम तो विचार करने भी तैयार नहीं है। इनफैक्ट वहां शिक्षा पद्धति के अंदर लोग यहां से जाके बता रहे हैं आपके पौंडीचेरी आश्रम के अंदर ऐसे पढ़ाया करो, इससे ज्यादा और हम कहां जाएंगे। यूजीसी का कोई आदमी जाके वहां उनको गाइड करेगा ऐसे पढ़ाया करो। तो जो प्रकाश का स्थान है उसको तो पूरा निगलने का प्रयास हो ही गया, और बाकी क्या रह गया इसके अंदर आगे। यूरोपीय विचार एक ऐसी शक्ति की अवधारणा है जो इस भौतिक जगत में अपने आप को अभिव्यक्त करती है और ये साथ फंडामेंटल बात है। हाँ, ये फंडामेंटल बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये मौलिक चीज में जारी है और इसीलिए वो आज वो फ्लरिश कर रही है, वो संस्कृति पूरे विश्व को एनगल्फ कर चुकी है। आप कहीं भी चले जाइए मकानों का वही पैटर्न, व्यापार का वही पैटर्न। इसलिए कोई भी देश में चले जाओ लगभग अब करीब 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 वैसी सड़कें, वैसी गाड़ियां, वैसा ही तौर तरीका, जीवन के वही ढर्रे, मॉल्स वही तरीके के। और नहीं है तो आप कोशिश कर रहे हो कि थोड़े समय में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि ये सरकार है इतने दिन में ऐसा कर देगी, और कर देगी क्या, इससे आगे निकल जाएगी। तो इसलिए हमको इसको समझना पड़ेगा, इसको खोलने का हम प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं वहां मैंने पाया रेजिस्टेंसेस होते हैं। ये आप लोगों के ऊपर है कि इसको खोलिए। अगर इसको खोलते हैं, जीवन पे अप्लाई कर पाते हैं तो कर पाते हैं, नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते हैं। बाकी हम ये सोचें हम इससे अलग हैं, अलग नहीं, हम इसकी गोद में हैं, दूसरे वाली बात ही नहीं समझ में आ रही हमारे। तो आगे चलें। हाँ, मतलब ये यूरोपीय विचार एक ऐसी शक्ति की अवधारणा है, मतलब जो ये जो अपनी जो पूर्व की जो बातें हैं, पूर्वी जो लोग हैं वो सारी चीज़ों को वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, और कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति की अवधारणा है जो इस भौतिक जगत में अपने आप को व्यक्त करती है, और साथ ही संसार के एक ऐसे जीवन तत्व की अवधारणा जिसका प्राय एकमात्र खोजने योग्य अर्थ मनुष्य ही है। मतलब आउटर एक्सप्रेशन की शक्ति की जो अवधारणा है जो वेस्ट की ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कुछ मतलब हुआ। सारी चीज के पीछे क्या एनर्जी है, एनर्जी है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कोई भी चीज को कौन मेंटेन कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये कितनी भी बात करो, उसके पीछे एनर्जी है। पर जीवन तत्व की अवधारणा करते ही वो कुल योग, उनके अर्थ ये है कि मानव केंद्रितता से परे, उनकी बात छोड़िए, हमारे कुल के आज के विचार अगर आप विवेचन, ये तो आप कर नहीं रहे इसलिए कंफर्टेबली सारे बैठे हो, अगर आप विवेचन करते हैं मानव केंद्रितता से परे आपके ऊंचे से ऊंचे विचार नहीं जाएंगे, माँ भी उसी दायरे में फॉल कर जाएगी अगर आप अपने थॉट को ईमानदारी से फॉलो करो। इसीलिए मैंने कहा इसका विवेचन अपन नहीं करेंगे, रजिस्टेंसेज होते हैं। ये आप चिंतन अगर करोगे तो आओगे, चिंतन करोगे ही नहीं तो उससे पहले जो बात है वो आपके समझ में भी नहीं आएगी। तो उनकी जो क्रिया है वो मानव से परे नहीं जा रही, उनकी आध्यात्मिकता मानव से परे नहीं जा रही। हाँ, अपनी भी नहीं जानी। जैसे अपन पहले भी अगर बात कर रहे थे कि कोई भी चीज का फोकस आदमी का सेल्फ सेंटर्ड फोकस ही है। आज पर्यावरण की चिंता क्यों करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी। पानी की चिंता क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी। हर चीज का रीजन क्या है कि मैं खत्म नहीं हो जाऊं, इसलिए सब चीजें
बनी रहनी चाहिए, सबको मेंटेन करो। अगर कोई साइंटिस्ट ऐसी कोई दवाई पैदा कर दे कि अपने को पेड़ की जरूरत नहीं पड़े, तो सारे पेड़ साफ करके वहां पर मकान बना देंगे और कुछ और कर हाँ देंगे। हाँ बिल्कुल। तो भाई अगर ये हो जाए कि आपको पेड़ों की आवश्यकता नहीं, ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट हो गया, तो पेड़ के बिना हम रह सकते हैं। सुंदरता हम आर्टिफिशियल जनरेट कर लेंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, अगर उसका सब्स्टिट्यूट आ जाए तो इनको जला डालो, किसको दिक्कत हो रही है? अगर आपके ओजोन के बिना आप कोई आर्टिफिशियल लेयर कर सकते हो तो किसको दिक्कत हो रही? किसी को कोई पीड़ा नहीं है। भाई हमारे पीड़ा है क्या? अंतरात्मा के बिना जी रहे हैं उसमें, तो उनके क्या पीड़ा होनी चाहिए? उनमें मुद्दा ये है कि हमारे पीड़ा नहीं है तो उनके क्यों पीड़ा होगी? और विज्ञान ये तय मान के बैठ गया कि अब धरती सस्टेनेबल ज्यादा नहीं है, इसलिए मार्स के ऊपर देखना। ये सारे उन्होंने, कोई पागल थोड़ी है जो इतने पैसे लगा के वहां जा रहे हैं। विज्ञान ये डीप डाउन ये पता कर चुका है इस चीज का कि धरती अब इस तरीके से सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए वो प्रोटोटाइप भेज रहे हैं वहां। ये सारा प्रयास ये है कि वहां रॉकेट जाएगा और वो वापस रीयूजेबल, इलोन मस्क यही तो कर रहा है। और क्या कर रहा है? रीयूजेबल जो रॉकेट्स हैं, जो इस तरीके की चीजें हैं, सारा टोटल ये प्रयास चल रहा है और हम अभी खुद जाग ही नहीं रहे। जबकि मनुष्य जाति का एक वर्ग इसको बहुत अच्छे से समझ चुका है। कोई बंकर बना रहा है, कोई वहां जमीन खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमको ये अभी भी साइंस फिक्शन लग रही है। हम अपनी मांद में सिर दे के देख रहे, मेरे साथ ये नहीं होगा। सारा डेमोग्राफिक इन्वेजन हो गया, वो आपका और मेरा नहीं होगा। अरे मेरा तेरा क्या होगा इसके अंदर? आप रहोगे तो बचोगे, मतलब क्या करोगे आप? तो एक्चुअल स्थिति को हमको देखना पड़ेगा। मानव केंद्रितता ने भी हमको कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। ग्रीड की तो बात छोड़िए भाई, विज्ञान के अगर एप्लीकेशन की आप बात करते हो वो तो एक चीज है, पर अपने आप में भी वो खोज है, ज्ञान के अंदर नहीं जा रही। ये विचार आपको अपने मौलिक स्तर पे करना पड़ेगा और आप और कोई दूसरे परिणाम पे नहीं आओगे। श्री अरविंद ने सारे प्रश्न किए हैं, इसलिए ये प्रश्न आपको सबको अपने अपने जीवन में खुद करने पड़ेंगे। आगे। तो ये तो इसका टोटल नेगेटिव एस्पेक्ट ही हुआ, इस शक्ति की अवधारणा का, जो इस एनर्जी का जो है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ही हुआ। ये एनर्जी है उसके पीछे और उस चीज को वो हार्नेस कर रहे हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव वो तो आप कैसे लेते हो, पर वो है। तो माता जी का जो कोटेशन है कि भाई हमें ईस्ट का जो आध्यात्मिक तत्व लेना है और वेस्ट का जो भौतिक की जो परफेक्शन जो है उसको हमें आत्मसात करना है, तभी हाँ, पूर्ण होगी। हाँ। तो मतलब इस एनर्जी के पीछे भी कोई ऐसी चीज है फिर बाद में ये, या नहीं, इसीलिए वेस्ट है, उसको मनुष्य से बाहर कोई चीज नजर नहीं आती एट बेस्ट। इसलिए वो करें अध्यात्म यहाँ का, आत्मा तो यहाँ की ले हो। और एक्सप्रेशन उसका वहाँ और का। जो वहां जो जितना पावरफुल एक्सप्रेशन वो कर रहे हैं, दे माँ असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। दुर्गा स्तोत्र में कह ही रहे हैं वो। देवता का चरित्र दे, देवता का ज्ञान दे। तो असुर का इस चरित्र हो जाएंगे कैसे? तो उसके अंदर ये आपको सारे को स्वीकार करना पड़ेगा। पर अभी हमारे लिए स्वीकार करने की ये है कि माँ के लिए पहले तो केंद्रितता करो, दे दो उनको। वो बताएंगी कि ये वाली ये ले, ये वाली ये ले। अभी तो बताए कौन? मालिक हो तो ही तो बताएगा कि तेरे को इस समय ये काम करना है, ये नहीं करना। ऑर्डर्स तो मालिक देगा। मालिक अगर गायब है तो ही तो हमारे बीइंग के अंदर कोई भी आके जिसका हाथ लगता है वो उठा ले जाता है। ग्रीड आती है वो हाथ उठा के ले जाती है। आपके अंदर कोई कामना आएगी वो उठा के ले जाएगी, कुछ भी कर लेगी। अपहरण हो जाता है कभी, कोई कर लेता। वेद तो कहते आ रहा है, तब से तो कहते आ रहा है, पणी है वृत्र है, यही तो कह रहे हैं वो। तो अगर ये आधार होगा तो जीवन को आप मास्टरफुल तरीके से ले सकोगे। श्री अरविंद ने कहीं इसको मना नहीं किया। माँ ने सारे जिम्नेशियम है और है सब जो है टॉप क्लास लेवल के हैं वहां। उन्होंने कौन सी कोई आध्यात्मिकता की यहाँ बरगद के पेड़ लगा दो और इसके नीचे बैठ के अपने कोई स्कूल बना लो, ये थोड़ी कर रहे हैं। टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, सारी चीजें सब बेस्ट, सारी चीजें, प्रेस है तो बेस्ट सारी। पर किसके आधार पे? यही गीता कह रही है, योग है कर्म सुकौशलम। हम उल्टा पकड़ते हैं हमेशा ही, और उसने हमको कहां पहुंचा दिया, परिणाम से देख लो। इनकी ये अवधारणा है, ये हम पढ़ लेंगे और इसके ऊपर कमेंट्री भी है। पर हाँ ये अच्छा है, अगर बार बार ये करोगे तो कमेंट्री भी कुछ समझ में आ जाएगी। आगे। हाल के विज्ञान द्वारा निश्चेतन यांत्रिक प्रकृति की बृहद शून्यता
जड़ता पर दिए बल ने बृहद शून्य जड़ता पर दिए बल ने भी चीजों के विषय में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बदला नहीं है। और मनुष्य में जो प्रकृति के जड़ प्रवाह के बीच एक ऐसी निराली सत्ता है जिसके जीवन के संपूर्ण प्रयत्न का उद्देश्य है बोधग्राही और व्यवस्थापक बुद्धि के किसी प्रकाश और सामंजस्य को बुद्धि मूलक कार्यदक्ष शक्ति, प्रसादक सौंदर्य, प्रबल उपयोगिता, प्राणिक उपभोग एवं आर्थिक उन्नति को प्राप्त करना। यही है सारा प्रयास। ऐसा कुछ ही सारा प्रयास मनुष्य का। मतलब इसमें आपके एस्थेटिक्स भी आ गए और एथिक्स भी आ गए। बोधग्राही और व्यवस्थापक बुद्धि, बोध ग्रहण कर रहे हो आप, चीजें क्या हैं, कैसे हैं। आप यदि अगर गलत एंड से शुरू करते हो तो चाहे कितना भी इन्वेस्टिगेशन करो, कितना भी डिस्कवरी करो, भाई सावित्री के लिए देख लो ना आप, अगर आप फंडामेंटली उस आपका जीवन माँ को नहीं दे रहे तो कितना भी व्याख्यान करो, आपके वो बेसिक समझ में आ ही नहीं सकते। तो अगर आप रोंग एंड से शुरू करते हो, आपको कुछ भी हो, तो बोधग्राही व्यवस्था बुद्धि के प्रकाश और सामंजस्य को, ये कार्य दक्ष शक्ति, ये सारा तो किया ही है इसने, मशीनें बना दी और सारे काम कर दिए। प्रबल उपयोगिता, वो जो शक्ति है, वो शक्ति की अवधारणा है, उसने एकमात्र खोजे जाने योग्य अर्थ मनुष्य दे दिया और मनुष्य केंद्रित दृष्टिकोण को, मतलब उस दृष्टिकोण को बदला नहीं है। किसने? हाल के विज्ञान द्वारा निश्चेतन यांत्रिक प्रकृति की शून्य जड़ता पर, कि भाई जो भी प्रकृति में जो कुछ भी है वो तो जड़ है, और वो मनुष्य एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी बुद्धि व्यवस्थापक है, बोधग्राही है, और वो ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। इसलिए सबसे सुपीरियर मोस्ट थिंग ऑन द अर्थ इज ओनली ह्यूमन। ये कह रहे हैं मानव भी जड़ है, उसका डेरिवेटिव है, जड़ता का ही डेरिवेटिव है। तो इसका जो बना सको उसका ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया बना लो। हाँ, मतलब इस जड़ प्रकृति में से निकल करके जो मानव आया है, तो वो अपन तो सुपीरियर हो गए और सब कुछ इंफीरियर है। हाँ, इस मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बदला नहीं है, मतलब ये भी जड़ है, ये जड़ है ये सारा का सारा। इसलिए जितना बनाना है इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से बना लो। आपके जो माइंड है, वो माइंड भी एक फिगमेंट है खाली केमिकल्स का। आपके जो विचार है, भावनाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो खाली केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं आपके ब्रेन के। और हम थोड़े दिनों के अंदर ये केमिकल कॉम्बिनेशंस बना देंगे। तो जिसको आप चमत्कार, जिसको आप प्रेरणाएं, चिप तो कर ही रहे हैं ये ऑलरेडी, ये तो एक्सपेरिमेंट हो ही गया कि आप आंखों के द्वारा कोई चीज को कंट्रोल कर सकते हो। आपके ब्रेन के अंदर एक चिप इन्होंने ट्राई कर ली। तो धीरे धीरे जिसको आप ये कहते हो यार, आप जिन चीजों की व्याख्या भगवान के रूप में, जो सुपर नॉर्मल के रूप में कर रहे हो, ये खाली मैटर ऑफ टाइम है, एक्सप्लेन कर देंगे हम इसको। मतलब कुल मिला के जड़ तत्व की ही सूक्ष्मतर चीजें हैं, गॉड पार्टिकल, ये पार्टिकल, वो पार्टिकल है, जड़ता सारी की सारी। तो सारे को कितना बढ़िया तरीके से, भाई ये इसलिए कहना पड़ता है। आप ये कहते हो भगवान सब कुछ कर देगा, क्या फर्क है? आप ये कहते हो कोई ऐसी चीज है जो आके कुछ अलग कर देगी, ये कह रहे वो कुछ अलग वाली चीज हम बता देंगे थोड़े समय में वो क्या कर देगी। इसलिए सारी चीज डेरिवेटिव है जड़ पदार्थ का। हम बता देंगे आपको इसके पीछे जो एनर्जी है, कोई तत्वों के पीछे क्या है, हम डीमेटेरियलाइज और रीमेटेरियलाइज कर देंगे। ऐसे मशीनें बन जाएगी कि आपको यहां से डीमेटेरियलाइज कर देंगे और कहीं रीमेटेरियलाइज कर देंगे। तो भगवान जो करता है आपके काम, वो सारे हम कर देंगे। बात एनर्जी की है खाली। वो अगर कुछ साल पहले ये चीजें आप सोच नहीं सकते थे, आज मोबाइल सबके हाथ में, कर ही रहे हो चमत्कार। सारी इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हो गई, हम तो कर ही रहे हैं। धीरे धीरे मशीनें बना देंगे, धीरे धीरे ये है, और एआई है वो आपको कर ही देगी। वो मनुष्य की जो सर्टेन चीजें हैं उसको तो बिल्कुल वैसे ही खा जाएगी। मैटर ऑफ टाइम है। तो कितना आप भज सकते हो अपने भौतिक अस्तित्व को, उतना भज लो, बस सीधी बात ये है। मतलब कितना मैं खा सकता हूँ, कितना मैं प्रेम से ये बढ़िया से ले सकता हूँ, मेरी पार्श्विक चीजें मैं। आप मनुष्य बोल के भी तो मनुष्य की सत्ता क्या है ये प्रश्न नहीं है ना। मनुष्य किसको कहते हो? शरीर को, उसकी भावना को, या उसके विचारों को? सारों को मिलाओ तो भी अंतरात्मा को माने नहीं। भाई मनुष्य कहें किसको?
ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना। वो मनुष्य को खाली जड़ पदार्थ मानता है, कल्पना है, आपकी क्रिएटिविटी है, वो खाली केमिकल कॉम्बिनेशंस के कारण है। पहले जब तक इन्होंने ब्रेन की मैपिंग नहीं करी थी तब तक तो ये कहते थे हेलुसिनेशन। फिर बाद में एक समय ये जो क्रिश्चियन नन्स हैं या बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, इनकी ब्रेन की मैपिंग करी तो इन्होंने कहा कि जो पैटर्न और जो वेव्स हमको पता चली हैं सामान्य मानवीय ब्रेन से बहुत ज़्यादा पोटेंट है और इनका पैटर्न अलग है। तो इसलिए क्योंकि ब्रेन का पैटर्न अलग है इसलिए जो इनको जगत दिखता है डेफिनेटली ये जो वर्णन करते हैं वो हम मानते हैं। 60s के अंदर जो हिप्पी मूवमेंट आया जिसके अंदर LSD है, ड्रग्स लेनी शुरू करी, उसमें इनके जो सर्टेन फिल्टर था ब्रेन का वो भी हटा, तो इनको वो चीज़ें दिखनी शुरू हो गई जो भारतीय संस्कृति में जैसे गरुड़ पुराण में लिख रखी हैं वो इनको दिखनी शुरू हो गई। रामदास है और है, ये इसीलिए तो फेमस हुए। और इसके अंदर जब ये आए नीम करोली बाबा के पास, उनको वो ये LSD दी, एक गोली आदमी को पागल करने के लिए इनफ है, वो 5-6 गोलियां खा गए, पचा गए उसको, कहे यार ये क्या हुआ। तब धीरे धीरे इनको ये वेस्ट में भी आया क्योंकि ये तो और कोई दूसरी चीज मानते नहीं कि हाँ ये चीजें भी हैं, ये जो कह रहे हैं। इसलिए बुक ऑफ द डेड और ये जो ये ताओ फिजिक्स, ये किस कई तरीके की इस तरीके की किताबें आई, उसी समय के ये प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी किताबें आपकी रियलिटी की और की जो आपके वेदांत कह रहा है उस तरीके की बातें उन्होंने करी। तो उनका ये है, उससे पहले ये मानते ही नहीं थे। ये अभी भी यही है कि ये रियलिटी नहीं है, आपके सर्टेन पैटर्न है ब्रेन का। अभी भी आपकी जो एस्पिरेशन है, आपको ओकल्ट कोई चीज़ें दिखती है उसको उतना नहीं मानते। ब्रेन इस तरीके का है, मैटर ऑफ टाइम है, हम आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करेंगे और हम ये चीज़ कर लेंगे। अब ये तो फंडामेंटल फ़र्क आ गया ना कि रियलिटी, यही पिछली बार जैसे हम बात कर रहे थे, रियलिटी को आप ऑब्जर्व किस तरीके से करते हो, ये समस्या चल रही है। और इसमें क्लियर हो जाएगा आगे चलेंगे तब। इसके लिए वैयक्तिक अहम की स्वतंत्र शक्ति, सामूहिक अहम की संगठित इच्छा शक्ति, ये महान आवश्यक शक्तियां हैं। जितने ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम आए, इनके बीच का संघर्ष या तालमेल रहा। किसी ने सामूहिक अहम की तो आपके कोई साम्यवाद आ गया, कम्युनिज्म है और है, ये कुछ देशों ने ये विकसित किए, कुछ ने कुछ विकसित किए, कुछ ने तालमेल विकसित किया, टूटते रहे, नए निर्माण होते रहे। आज प्रयास चल रहा है जिसके अंदर आप सामूहिक अहम की भी कर रहे हो, सामूहिक है नहीं, इसके अंदर सर्टेन कोई बड़े आपके इस तरीके के लोग हैं या ग्रुप्स हैं। पूरी दुनिया में यही चल रहा है। तो वैयक्तिक अहम की स्वतंत्र शक्ति, सामूहिक अहम की संगठित इच्छा शक्ति, ये महान आवश्यक शक्तियां हैं। सारा प्रोग्रेशन विश्व का आप इस दृष्टिकोण से देख सकते हो। आगे, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास और सुनियोजित समुन्नत राष्ट्रीय जीवन, ये दो ही चीजें हैं जो यूरोपीय आदर्श में महत्व रखती है। पहले इतनी नहीं थी, वैयक्तिक विकास इतना नहीं था कि वो तो खाली एक इकाई है और वो न्योछावर कर दे अपने आप को राज्य के ऊपर, स्टेट के ऊपर। फिर बाद में कुछ विद्रोह हुआ, कई क्रांतियां आई, आपकी फ्रांसीसी क्रांति आई जिसने इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ये आदर्श ला के दिए। नहीं तो आपको बंधुआ मजदूर है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, इंडिविजुअल का कोई विकास नहीं। तो ये बहुत उथल पुथल रही है विश्व के इतिहास के अंदर। नहीं तो मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास, हाँ, अभी विकास किस सेंस में, मेटेरियलिस्टिक लेवल पे, क्योंकि इंडिविजुअल का विकास तो अपने ईस्ट के अंदर ज्यादा हुआ है जिसको नहीं, ये कह रहे हैं जैसे आप रशिया वगैरह के अंदर ये देखो, वहां इंडिविजुअल को नहीं, आप तो इकाई हो उस मशीन के, अकेले का क्या मतलब है। मशीन ठीक चलेगी तो आपका भी ठीक है, इसलिए वहां टूटा और रोने वाला कोई नहीं था रशिया का सिस्टम। तो जितने भी ये सिस्टम्स हैं बाद में खुला, यहाँ भी तो इंडिया के अंदर भी जिस तरीके का है इंडिविजुअल का एज सच की सच्चा विकास जो है, ये तो अभी भी सच्चा कौन सा क्या है, पर एक एटलीस्ट एक बेसिक सेंस। नहीं तो पहले गुलामों का या फिर ये तानाशाही चलती रही, ये सेंस नहीं था।
इंडिविजुअल का सच्चा विकास, ये विकास वो विकास, ये था ही नहीं ऐसा सच। ये तो वहां की बात कर रहे हैं, यूरोप। हाँ, वही तो यूरोप के अंदर व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हाँ। है ना, इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है ना। तो ये आउटर से ही संबंधित हुआ फिर, क्योंकि अगर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट तो मान लो चैतन्य महाप्रभु तो अवतार है, अगर अपन उसकी शंकराचार्य जी की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, की बात करें, तो इंडिविजुअली विकास तो यहाँ पर ज्यादा हुआ है। नहीं, ये कह रहे हैं कि आपसे कोई मतलब नहीं है, दीपक को कहाँ रखना चाहिए वो शासन तय करेगा। उसको किस चीज की जरूरत है, वो खेती में जरूरत है खेती में लगा देगा, चाहे दीपक की इंडिविजुअल मांग है या नहीं है, उसको इंडिविजुअल से मतलब नहीं है। हमको इस चीज की जरूरत है, वहां लगा देगा। सारों को जो है, सबको समान अधिकार है, समान ये है, वो सिस्टम कभी चला नहीं, ये सिस्टम कभी चला नहीं। इसलिए इंडिविजुअलिस्टिक एज आई धीरे धीरे। हम ये इसलिए नहीं समझ पा रहे कि हम जिस युग के अंदर है, ये बात हम सही नहीं समझ पा रहे। हालांकि अभी भी वैयक्तिक विकास के लिए हाँ संभावनाएं हैं, पर जो मानक अभी हैं, अभी तो कल्पना ही नहीं है कि व्यक्ति आप कहो किसको। ये तो सेंस ही नहीं आ रहा कि व्यक्ति पर। पहले जहां जिस समय थे, करोड़ों को विचेज कह के जला डाला। अब आज थोड़ी आप ये कल्पना इस तरीके की कर सकते हो कि पोप ने कह दिया आपको जला डाला इनसे। ये दोनों शक्तियां विकसित हुई हैं, ये दोनों शक्तियां विकसित हुई हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट और सुनियोजित नेशनल लाइफ है ना, नेशनल, ठीक है, संघर्षरत हुई हैं और समय समय पर आतंक भी मचाया है। और यूरोप की ऐतिहासिक उथल पुथल की व्याकुल और प्रायः प्रचंड प्राणवत्ता और उसके साहित्य एवं कला में ओजस्विता इन्हीं शक्तियों के प्रबल रंग ढंग का कारण है। रंग ढंग के कारण है। रंग ढंग के कारण। उनके साहित्य में अगर आप उनका देखो तो किस तरीके की उथल पुथल रही यूरोप के अंदर, जिसमें पहले निरंकुश हो गया शासन, इंडिविजुअल को समझ नहीं रहा। फिर कोई इंडिविजुअल खड़ा होता है, वो इंडिविजुअल आके सारे को चैलेंज करता है, तो एक साम्राज्य है, उस साम्राज्य के अंदर फिर एक नए नियम आते हैं, नए के हिसाब से अब थोड़ा थोड़ा इसमें फर्क आता है, फिर एक सर्टेन स्टैंडर्डाइज हो जाता है। तो ये पूरे इतिहास को यदि देखो तो ये कह रहे उथल पुथल और प्रचंड प्राणवत्ता, मतलब उसमें जो आपको एक्टिविटी नजर आती है वो इन्हीं दो शक्तियां, कोई टाइम इंडिविजुअल शक्ति असर्ट कर लेती है कि यार फिर इंडिविजुअल को तो मौका ही नहीं मिल रहा। इसमें खाली आप सारों की इनकी बात कर रहे हो, तो इंडिविजुअल वैभव कहाँ है? इंडिविजुअल को मौका नहीं दे रहे। रोमन एम्पायर में क्या था, तो नहीं इसको यहां करो बस। रोमन एम्पायर में कोई इस तरीके से थोड़ी कोई आपको इंडिविजुअल दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं। ग्रीक कल्चर में ब्यूटी, वो सारे विधान उस तरीके का, उसके अंदर इंडिविजुअल अपने आप का स्थान खोजते रहो। ये तो ईस्ट में भी रहा इंडिविजुअल, जैसे एक निरंकुश राजा हो गया, कंस हो गया, रावण हो गया, ये ईस्ट में भी काफी रहा हुआ है। जनता को कभी पीड़ा नहीं दी उसने, वो निरंकुशता अलग थी। वो हम साहित्य में पता करेंगे कि ये भी पता करेंगे कि यहाँ क्या रहा और किस स्तर तक जा पाया। जनता को पीड़ा का सेंस तो जो समान विचारधारा वाले थे उसको तो कोई पीड़ा नहीं थी, जो अपोजिट विचारधारा वाले थे, जैसे कंस के टाइम पे है, जो कंस के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जिसने उसके आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया उनको तो पीड़ा ही पीड़ा दी थी। नहीं, जैसे दुर्योधन के भी राज्य के अंदर उनसे कोई पीड़ा नहीं थी, या फिर धृतराष्ट्र का राज्य है तो कोई एक जना तो था नहीं उसके अंदर। भाई धृतराष्ट्र का जो राज्य था, जब धृतराष्ट्र ने लास्ट के अंदर उसने कहा मैं वन के अंदर जाऊंगा, कि उसको कहा यार तेरे को शर्म नहीं आती, अब तो युधिष्ठिर राजा बन गया, अब तो जंगल के अंदर चला जा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, अब मेरे को चले जाना चाहिए। बाद में कहा यार जनता से तो पूछा ही नहीं अपन ने, जनता से पूछते हैं उनकी क्या इच्छा है। तो जनता ने कहा भी हमारे को तो आपने कभी कोई पीड़ा दी नहीं। और ये इसमें कोई निरंकुशता उस व्यक्ति की नहीं, क्योंकि जो आपके धर्म चारों तरफ उसके बिल्ड कर रखे थे, और ऋषियों की प्रेजेंस थी। कंस भी था तो गर्गाचार्य जी से उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ बोल सके। ये देखो आप पढ़ो उसके अंदर, भागवत के अंदर उसको चेक करते थे, भैया देख ऐसा है,
ये गर्गाचार्य जी है, इसके सामने बकवास करना मत। तो उसकी जो निरंकुशता वो कोई अपनी जनता पे ऐसा सच नहीं। ये देखो आप, ये बारीक इसमें शेड्स का अंतर है। जीवन और ताकत का उपभोग, अहम भावमय जुनून और प्राणिक तुष्टि की तीव्र दौड़ ही यूरोपीय जीवन के ऊंचे और पुनरावर्तित स्वर हैं, सतत उच्च घोषित उद्देश्य हैं। जीवन और ताकत का उपभोग, अहम भावमय जुनून और प्राणिक तुष्टि की उद्देश्य, ठीक है। इनके विरुद्ध एक एक जो शब्द है ये आप स्वयं इसको मंथन करना पड़ेगा। देखो ये पूरा जीवन ही है, ये मानो आप। इसमें आपकी शिक्षा भी आ गई, जीवन और ताकत का उपभोग। और ये उपभोग क्यों और क्या? अभी तो सारी शिक्षा, सारी व्यवस्था सब टोटल इसी के ऊपर है। भाई आप तो देख ही रहे हो समाज में और क्या है। अहम भाव में जुनून और प्राणिक तुष्टि की तीव्र दौड़, तो आ गया सारा ढांचा इसी के अंदर। यूरोपीय जीवन के ऊंचे और पुनरावर्तित स्वर हैं, सतत उच्च घोषित उद्देश्य हैं। ये इस स्कूल में तेरे को शिक्षा मिलेगी तो तू अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा, ये तो कोई नहीं कह रहा। ये डिग्री होगी तो बेसिकली क्या होगा, तो आप जानते ही हो, अगर ये डिग्री होगी तो क्या क्या होगा। वो इससे परे नहीं जा रहा। जबकि हाँ, ब्रिटेन में एक समय ऐसा था, जो उच्च वर्ग था वो ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज कर रहा था। उनको कोई कमाई वगैरह, जो जो नाइट्स थे, जो रॉयल फैमिलीज थी, उनको कोई नौकरी थोड़ी करनी थी। ज्ञान के लिए ज्ञान की बात थी। अब तो वो परशूट भी नहीं है, अब तो खत्म है। यहाँ देखने सोचने है ही नहीं। भाई आप देख लो ना चारों तरफ, ये तो और कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। और कहीं आप आध्यात्मिकता की भी बात करो तो उनके भी ये तो, वो तो और ज्यादा निचले स्तर के ऊपर मिलते हैं। तो आपको पांव टिकाने कोई जगह ही नहीं है। किसी बाबा जी के पास चले जाओ तो वो तो इनसे भी कुछ न कुछ 2 कदम आगे मिलता है। तो जाओ कहाँ? समस्या तो ये है। आगे इनके विरुद्ध एक अन्य, इनसे उल्टा प्रयत्न भी है। वह है जीवन को तर्क बुद्धि, विज्ञान, नीति शास्त्र और कला के द्वारा संचालित करने का प्रयत्न। एक नियामक और सामंजस्य साधक उपयोगिता ही यहाँ सर्वप्रधान उद्देश्य है। विभिन्न समयों में विभिन्न शक्तियों ने नेतृत्व किया है। ईसाई धार्मिकता भी बीच में आई है और उसने नए स्वरों को जोड़ा है, कुछ प्रवृत्तियों को परिवर्तित किया तथा किन्हीं दूसरी प्रवृत्तियों को अधिक गहरा बनाया है। प्रत्येक युग और काल ने सहायक धाराओं और शक्तियों का भंडार बढ़ाया है और संपूर्ण अवधारणा की जटिलता एवं विशालता में हाथ बटाया है। वर्तमान समय में सामूहिक जीवन का बोध हावी है और महान बौद्धिक एवं भौतिक प्रगति तथा विज्ञान के द्वारा नियंत्रित एक समुन्नित राजनीतिक और सामाजिक राज्य का विचार इस बोध की सहायता करता है। इंडिविजुअली आप कुछ भी करो, लेकिन सिविक सेंस होना चाहिए, दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एक सब सामंजस्यपूर्ण तरीके से सब साथ में रह सके। दूसरे की इंडिविजुअलिटी में आपको हस्तक्षेप करने का राइट नहीं है, इंडिविजुअली आप कुछ भी कर लो। हाँ, ये कितना अच्छा लगता है यहाँ से जाती फॉरेन के अंदर, भाई बड़ा अच्छा है, सारी चीज बढ़िया है। यही चीज आपको बड़ी प्रभावित लगती है ये। हाँ, आज या तो कुशल उपयोगिता, स्वतंत्रता और समानता का आदर्श देखने में आता है, या फिर सुदृढ़ संगठन और कार्यदक्षता का सार्वजनीन हित के लिए अविराम प्रयास करने के लिए शक्तियों को पूर्णतः एकत्र कर और सावधानी के साथ व्यवस्थित कर एकता के सूत्र में बांधने का आदर्श। सारी गवर्नमेंट, सारा सिस्टम, सारी डिपार्टमेंट, ब्यूरोक्रेसी सब इसी पे चल रही है। चाहे वो नहीं, आपकी शिक्षा और चिकित्सा भी इसी पे चल रही है। सब कुछ इसी पे चल रहा है। सब टोटल इसी पे चल रहा है, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज है नहीं। यूरोप का यह प्रयास दिखने में भीषण रूप से बाह्य और यांत्रिक बन गया है, किंतु एक अधिक मानवतावादी विचार की कोई पुनर्जीवित शक्ति
फिर से अपना मार्ग बनाने का यत्न कर रही है और संभवतः शीघ्र ही मनुष्य अपनी विजयी मशीनरी के पहिए पर बांधे जाने और अपने ही यंत्रोपकरणों के द्वारा विजित होने से इनकार कर सकता है। दिस इज द रे ऑफ होप। हाँ, पर 125 साल से तो ऐसा लग नहीं रहा कि इस दिशा में कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं उस। तो ये श्री अरविंद ने बाद में एक स्थान पे कहा कि मैंने जितनी भी राइटिंग्स लिखी उसमें हमेशा ही मैं तो भविष्य के अंदर जीता हूँ। मैं हमेशा ही 150-200 साल को तो वो मानते ही नहीं कि कोई काल भी है क्या, वो तो हमेशा ऐसे जीते हैं जैसे ये कल किसी आने वाला है। माँ ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता 12 या 20 साल पहले, मैंने कहा इंडिया इज फ्री, तो किसी ने आश्चर्य किया ये क्या कह रहे हो आप, और वो एक्चुअल घटित हुआ कोई 12-15 साल 20 साल बाद के अंदर। तो माँ उस समय वैसे जी रही थी, वो फ्यूचर में जी रही थी। उन्होंने कहा इंडिया इज फ्री, जो एक्चुअल घटना उसके कितने साल बाद हुई। अपने साहित्य संचयन में आया है ये, हिंदी में अगर आप पढ़ोगे उसमें है ये। किसी भी कीमत पर हमें उस अवस्था पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता नहीं जो कदाचित क्षणिक अवस्था ही हो सकती है। और हमको भी नहीं देने की आवश्यकता है। वर्तमान ये जो ढांचा नजर आ रहा है यहाँ पे, ये क्षणिक है, ये रह नहीं सकता। मां श्री अरविंद का विजन आएगा, वो ही इसका, जब वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे काम में कहीं भी कोई शंका नहीं है, कोई संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम क्यों संदेह करें? हमको तो अपने आप को लगा देना चाहिए इसका। जीवन के संबंध में यूरोप का व्यापक और स्थायी विचार बना रहता है और यह अपनी सीमाओं के भीतर एक महान और शक्तिप्रद परिकल्पना है। अपूर्ण, शीर्ष पर सक्रिय एक भारी आवरण के नीचे आच्छन्न, अपने क्षितिजों में दीनहीन और अत्यधिक पार्थिव होने पर भी इसके अंदर एक ऐसा भाव है जो उदात्त और ओजस्वी है। हाँ, ये हमको पहचानना पड़ेगा। अगर ये नहीं पहचानेंगे तो यूरोप को ही चूक जाएंगे, तो भारतीय संस्कृति को तो कोई सेंस ही नहीं आ पाएगा। भारतीय संस्कृति तो कहीं ऊपर इससे सुपरसीड कर जाती है, सुपीरियर है। तो जिस चीज से आज हम नक्शिक प्रभावित है, अगर उसके मूल को नहीं समझे कि इसके भीतर कौन सी बात है, क्यों पूरा विश्व इसके ट्यून पे डांस कर रहा है, अगर इसको चूक जाएंगे तो भारतीयता के अंदर तो प्रवेश कैसे हो सकता है? वो तो और हायर चीज है। यहां अब इसकी कमेंट्री आ गई। जीवन संबंधी यूरोपीय अवधारणा का यह सारगर्भित वर्णन इस संपूर्ण संस्कृति का एक ऐसा व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम इस संस्कृति के मूल भाव तथा उसके बाह्य रूपों को अधिक गहराई से देख और समझ सकते हैं। यह विवेचन हमारे लिए इसलिए भी अत्यंत महत्व का हो जाता है क्योंकि यदि हम पश्चिमी विचारधारा के मर्म को ही नहीं समझ पाते, जिससे कि हम वर्तमान में पूरी तरह अभिभूत हैं, तो भारतीय अवधारणा के मर्म में तो हम प्रवेश ही कैसे कर सकते हैं, जो कहीं अधिक गहरी और उदात्त अवधारणा है। विदेशी शासन की स्वतंत्रता से मुक्ति के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राजनेताओं, जिनमें से अधिकांश यूरोपीय शिक्षा और मूल्यों की छत्र छाया में पले बढ़े, वह उससे गहरे रूप से प्रभावित थे तथा उसे ही श्रेष्ठ मानते थे, का संपूर्ण प्रयास ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली उनकी संवैधानिक, न्यायतांत्रिक, प्रशासनिक प्रणालियों को ही अक्षरशः अपनाने का रहा है। आज हम इस हद तक यूरोपीय अवधारणा से विभूत हैं कि उसके सभी आदर्शों, प्रणालियों और बाह्य रूपों की, चाहे वे रहन सहन, आचार व्यवहार संबंधी हो, व्यापार, अर्थव्यवस्था, चिकित्सा, भवन निर्माण तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों की व्यवस्था से संबंधित हो, हम पूरी तरह नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः इस संस्कृति की अवधारणा और उसके परिणामों से अवश्य ही हमें परिचित होना चाहिए। आखिर यह अवधारणा है क्या? वेस्ट की जो अवधारणा है जिससे हम पूरी तरह अभिभूत हैं, उस वो अवधारणा आखिर है क्या? सर्वप्रथम यूरोपीय अवधारणा के अनुसार सभी कुछ के पीछे एक शक्ति है जिसे हम प्रकृति या कोई विधान कह सकते हैं, जिसके अनुसार सभी कुछ का नियोजन होता है और सभी भौतिक विज्ञान इसी के अधिकाधिक सूक्ष्म रहस्यों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं।
उस शक्ति के सूक्ष्म रहस्यों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अनुसार संपूर्ण सृष्ट जगत की सभी वस्तुओं, चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म, का आधार जड़ तत्व ही है, जिसका अपना एक विधान और एक कार्य प्रणाली होती है। सारे साइंस का, सारी लिटरेचर का, आर्ट का, फिलोसॉफी का, सबका आधार ये जड़ तत्व ही है। इसी को बेस मान करके सारी बात करते हैं। परंतु प्रकृति के अधिकाधिक सूक्ष्म तत्वों व उनकी कार्य प्रणालियों का अनुसंधान भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र मानव केंद्रित रहा है, और मानव को एक भौतिक सत्ता अधिक मानने के कारण यह सहज ही है कि इस संस्कृति का सारा प्रयास मानव की बाह्य प्रकृति की अधिकाधिक कुशल पुष्टि पर ही केंद्रित रहा है। हेडोनिस्टिक कल्चर है, इसके भोगवादी कल्चर है, सब कुछ आराम के लिए, काम नहीं करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, और सारी फिजिकल चीजों पे ही केंद्रित रहा है। इसमें यदि कुछ अपेक्षाकृत सूक्ष्म विषयों जैसा कि संगीत, कला, साहित्य आदि को विकसित किया भी गया, तो उनकी उड़ान एक सीमा से आगे नहीं जा सकी, जैसा कि कला, साहित्य आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा में श्रेणी में बतलाते हैं। पर कोई भी कला है, संगीत है, वो सब भी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, और ना ईगो की बात नहीं है। आप उसके अंदर जो भी कल्पनाएं लेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे, सपोज, ईगो की बात नहीं है, वो भी मानव के लिए होगी। इसके अंदर आप कोई भी चीज लेते हैं, जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट है, सत्य के मार्ग के ऊपर जा रहा, ईगो की बात नहीं है, पर वो एक पहले ही मोड़ के ऊपर जाके माँ कह रही है सत्य के आरोहण में सबसे पहले वो रुकता है, क्योंकि वो कह रहा है इससे, इस मोड़ से आगे जाने पे तो मेरे को जगत नहीं दिखेगा, तो वो रुक जाता है। आपकी कला है, वहां की जो उच्चतम कला है, उसके जो वो चीजें ग्रहण करती है, वो मानवीय जीवन से या मानव से ही, भाई जो मीराबाई लेके आएगी वो दूसरा तत्व लेके आएगी। ये कह रहे हैं हम यहाँ से परे का तत्व नहीं लेंगे, तो उसमें आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? उसका हाईएस्ट एक्सप्रेशन भी ये नहीं कि हम समझ पा रहे हैं, पर उसका कहीं ना कहीं वो है सारा विचार कुल मिला के मानव केंद्रित। ईगो की बात नहीं इसके अंदर। तो तभी वो फिर बाद में जैसे भारतीय साहित्य में जो चीजें हैं वो उसको नकार देते हैं, क्योंकि बोले कि ये मनुष्य इस चीजों को अचीव तो कर नहीं सकता, तो ये खाली कपोल कल्पनाएं हैं। वो उनके साहित्य में एक लिमिटेड चीजें रहेंगी कि जो करंट सिनेरियो में जो अभी तक अधिग्रहित जो चीजें हैं उसी लेवल तक उनको पकड़ करके उससे हायर चीजों को उसमें एक्सप्रेशन में नहीं लेके आ सकते, ऐसा कुछ नहीं। इसके अंदर एक कला के अंदर कला क्या करती है, कला का ही उदाहरण ले लें अपन। कला में सबसे पहले तो कैमरा आने के बाद में आपकी एग्जैक्ट हूबहू कलाकृति बनाने का उद्देश्य तो खत्म हो गया। वो तो बच्चों को सिखाते हैं कि ये सीनरी ऐसी है, हूबहू उसको बना दो, ये तो बच्चा करता है ये काम। अच्छा आर्टिस्ट के लिए ये काम नहीं है। तो स्कूल में सिखाया जाता है कि मैंने हूबहू ऐसा बना दिया, जैसे अपने पौंडीचेरी में महेश भाई है, उन्होंने जो पेंटिंग्स बना रखी है हूबहू, जो कि जैसे वो उन्होंने महिषासुर मर्दिनी का वो बना रखा है, इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है वो पूरे रूम के साइज का उन्होंने बना रखा, जो केव में है महिषासुर मर्दिनी रॉक्स के अंदर, यदि आपने देखी हो। इस पुस्तक में भी है, जो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर है उस पुस्तक में भी है। इसमें रिपीट आ रही है मेरी आवाज, एक बार इसको। तो उसके अंदर जब से कैमरा आया है, ये तो इसकी जरूरत नहीं है कि आप हूबहू उसकी फोटो बनाओ, वो तो सीखने के लिए पहली चीज। अब फिर बाद में आप क्या करते हो, ह्यूमन फिगर आपने बनाई, चेहरा बनाया। अब चेहरा बनाने के लिए नहीं बनाया, उसके अंदर आप जो भाव है, कंपैशन है, उसके अंदर कोई भी आपके मर्मांत तक कोई पीड़ा हो रही है, वो दिखा रहे हो। अब फिर बाद में आपने उस चेहरे को एक माध्यम बनाया, उसके पीछे का विचार या कोई भी भाव या कोई भी चीज आपके अंदर कोई चीज है, उस चेहरे पे लाने के लिए कि चेहरा आप हूबहू बना सको, ये नहीं कलाकारी दिखा रहे, उस चेहरे के अंदर आप वो चीज ला पा रहे हो, ये दूसरी चीज। अब तीसरी चीज,
जो उच्चतम यूरोपीय कला का अंग है, वो ये कह रही है कि हमको चेहरे से मतलब नहीं है, मेरे कलाकार के अंदर जो मन में भाव है वो वैसी चीज सामने प्रोजेक्ट कर देता है, ये उसकी उच्चतम है। उसके अंदर वो चेहरा या कोई भी सीन ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, उसको दिखाना, मान लो कोई भी चीज दिखानी है, वो उस माध्यम से दिखाने की कोशिश करेगा। पर अभी भी इसके मुद्दे मानवीय हैं। जैसे साहित्य में देखो, कवित्व शक्ति शेक्सपियर की जो है, वाल्मीकि से, वेदव्यास से, कालिदास से, इनसे कम नहीं बता रहे श्री अरविंद। पर उसके मुद्दे क्या हैं? जीवन का ही विवेचन कर रहा है, खाली वाइटल का विवेचन कर रहा, पर इतने अंतरंग तरीके से कर रहा है कि वो टॉप मोस्ट आर्टिस्ट है, टॉप मोस्ट कवि है। पर मुद्दा क्या है उसका? आप लेके कहां से आ रहे हो? मैं फिल्म बनाने वाला बहुत अच्छा हूं, पर मेरा प्लॉट बड़ा छोटा सा है, कहानी कमजोर है मेरी, तो जितनी कहानी दी गई उतना कर दूंगा मैं। तो यूरोपीय कला जहां रुक जाती है, भारतीय कला अपने उद्देश्य के कारण एक अलग जगह से शुरू कर देती है। वो इसको मिनिमम स्थान मानती है, जो कि उनका हाईएस्ट है, यूरोपीय। तो ये बात उनके संगीत में, कला में, साहित्य में, विचार में, समाज की धारा में, वो तो आप जैसे होगे, जैसी विचारधारा है सारे में वैसी आएगी। तो उनके सारों में इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। उनकी ऊंची से ऊंची भी विचारधारा होगी, वो होगी इसी केंद्र के ऊपर। मतलब आपका बाज उड़ान कितनी भी ऊंची भरे, चील कितनी भी ऊंची उड़े, उसका ध्यान है चुईया नीचे जो है ना, उसके ऊपर है। यहां कभी वो उस तरीके से नहीं है, खुला आकाश है, चिदाकाश है। तो यहाँ का देवता अलग है, वहां का देवता अलग है। हर चीज में ये चीज रिफ्लेक्ट करती है, आप देखो। ऐसी विचारधारा में यह स्वाभाविक ही है कि समाज किन्हीं नैतिक आदर्शों के आधार पर चालित होने की बजाय उपयोगितावादी दृष्टिकोण से अधिक चालित होता है, जिसके अनुसार शासन प्रणाली, आर्थिक नीति, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व राजनीतिक ढांचे आदि वे ही उपयोगी माने जाते हैं जो मानव की भौतिक और प्राणिक सत्ता की निम्न तुष्टियों की अधिक से अधिक पूर्ति कर सके। पश्चिम के भौतिक विज्ञान का मानना है कि जड़ तत्व ही सभी कुछ का आधार है और वह उसके अधिकाधिक सूक्ष्म नियमों का पता लगाकर उनके आधार पर सभी सूक्ष्माति सूक्ष्म चीजों का भी स्पष्टीकरण दे पाएगा। उसके अनुसार मानव मनोविज्ञान की भी सभी चीजें, चाहे वे अधिक स्थूल इच्छाएं, कामनाएं, भय, घृणा आदि हों, या फिर जिन्हें हम गहरी भावनाएं, अभीप्साएं, अंतः प्रेरणा आदि अधिक परिष्कृत भाव कहते हों, वे हों, या फिर सौंदर्य बोध, कवित्व शक्ति अथवा अन्य कोई विशिष्ट क्षमताएं हों, सभी का आधार भौतिक ही है। उसके अनुसार किसी अति विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की प्रतिभा और उसकी विशिष्टता उस व्यक्ति की शारीरिक और मस्तिष्क संबंधी विशिष्ट संरचना का ही परिणाम है। हाँ, ये मतलब मस्तिष्क की विशिष्ट संरचना जो भी वो कर रहा है, वो सब उसकी मस्तिष्क की विशिष्ट संरचना का ही परिणाम है। अतः यदि कोशिकाओं का और मस्तिष्क और उसकी रासायनिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का एक हूबहू प्रतिरूप तैयार किया जा सके, तो किसी शेक्सपियर या फिर गौतम बुद्ध या अन्य किसी भी विशिष्टतम व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं जो कि किन्हीं भौतिक या उसी के सूक्ष्म घटकों द्वारा निर्मित न हुआ हो। आधुनिक अनुवांशिकीय विज्ञान के क्षेत्र में मानव डीएनए के अधिकाधिक गहरे अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि विज्ञान भविष्य में ऐसे बच्चों का निर्माण कर पाएगा जिनके न केवल भौतिक लक्षण ही अपितु उनके चारित्रिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि गुण भी पूर्व निर्धारित हों। अतः जिन विषयों को मनुष्य जाति अति भौतिक चमत्कारी का गुह्य मानती है या फिर जिन्हें वह ईश्वरीय मानती है, विज्ञान उन्हें केवल ऐसे विषय मानता है जिनकी अपनी कुछ अधिक सूक्ष्म भौतिक प्रक्रियाएं हैं, और एक बार जब वह उन प्रतिक्रियाओं को खोज लेगा तब वह उनका स्पष्टीकरण दे पाएगा और उन्हें अपने उपयोग में ला सकेगा। उसके अनुसार ईश्वरीय दर्शन, चेतना के स्तर, ध्यानावस्था में वर्णन की जाने वाली अवस्थाएं, प्रगाढ़तम आध्यात्मिक अनुभव भी केवल मस्तिष्क की एक विशिष्ट संरचना और उसकी रासायनिक क्रियाओं के विशिष्ट संतुलन का ही परिणाम मात्र है।
भारतीय संस्कृति इससे ठीक विपरीत छोर से आरंभ करती है। उसके अनुसार यदि किसी भवन में लगने वाला इमारती सामान या फिर कारीगर आदि उस भवन के निर्माण के वास्तविक कारण नहीं हो सकते, उसका वास्तविक कारण तो भवन के मालिक का वह मूल विचार ही हो सकता है जो अपनी चरितार्थता के अनुकूल साधन जुटाता है। इस पार्थिव अभिव्यक्ति का मूल कारण उच्चतर जगतों में जगदम्बा का दिव्य संकल्प है जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक प्रारूप और उसके अनुकूल बाह्य रूपों का निर्माण करता है। यात्रा के लिए प्रयोग में लाए गए वाहन आदि गंतव्य का निर्धारण नहीं कर सकते, अपितु स्वयं यात्री अपने गंतव्य के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने वाहनों का चयन व उपयोग करता है। इस दृष्टिकोण से देखने पर ही वस्तुओं के सच्चे कारण को जाना जा सकता है, अन्यथा हम अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को ही और वह भी बहुत ही सीमित रूप में कारण मान बैठते हैं। इसके बारे में अंकल जी कई बार अपने उदाहरण की बात हुई है कि भाई 5 अंधे वो हाथी को देख रहे हैं, अब वो सारों के जितने भी विचार है कि एक खंबे जैसा दिखता है, सब कुछ दिखता है, उन सबको इकट्ठा कर लेने पर भी हम अगर हमारे मूल में हाथी की कल्पना नहीं है तो हम हाथी नहीं बना सकते उसको। आप सूंड को कहीं और लगा दो, मान लो पाइप जैसा, पाइप को कहीं और देख दोगे, कहीं और कर दोगे, जब हाथी की ही कल्पना अगर दिमाग में जब तक नहीं है तब तक वो जो बाहरी चीजों को जोड़ने घटाने से अपन हाथी को तक पहुंच नहीं सकते आप। तो ये मूल डिफरेंस है, भारतीय चालू यहाँ से होती है। और ये मैं भी एक काफी समय पहले मैं कहीं कोई साथ जाना पड़ा किसी के, तो वो एक बहुत कुमार विश्वास जो नाम है उसका, वो रामचरितमानस में आजकल काफी बोल रहा है। तो क्या है कि वो क्या बोलता है कि वो राम जी ने जो बाण छोड़ा, इट वॉज ए गाइडेड मिसाइल, कि वो जैन के पीछे 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 भाग रही है, कोई टाइम पे हमें कथा की कल्पना है। तो इसी तरीके से हम बाकी चीजों को भी हम खोज करेंगे तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। मतलब और जितने भी गहरे सत्य हैं उन तक पहुंचने के लिए खोज कर लेंगे ना, तो हम उस निष्कर्ष पे आ जाएंगे। मतलब ये मेजरिंग करने वाली चीजें हैं, ये जो बाहरी चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, वैज्ञानिकता है, जो ये फिजिकल चीजें जो मेजर कर लेंगी ना, तो हम बोल देंगे हाँ साहब रामचरितमानस सही थी। तो ये अपसाइड डाउन हो गया, इन चीजों को उल्टा देखना हो गया ये चीजों से। आज का समय हो गया, तो इसके निशान 101111 पे ठीक है पंडित। सेंटेंसेस तो क्लियर हैं, पर ये आप अपने स्तर पे मंथन करो, इसके मतलब क्या निकलते हैं। इसके मतलब बड़े गहरे निकलते हैं। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। ओम जय श्री माँ। जय श्री